हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही जबरदस्त चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, यानी कि हमें सरवाइव करने के लिए जितनी भी सारी इसेंशियल प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी सारी प्रोसेस हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आइए इसको हम शुरू करते हैं। All the process which are necessary to maintain life in an organism, यानी कि वो सारी प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए की जाती है या वो हमारे शरीर के अंदर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी कि एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हो रही है या प्रोसेस चल रही है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंपल है यार, इसको हम समझ सकते हैं या हम अपने हिसाब से भी इसका एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए या उसके शरीर को सर्वाइव करने के लिए जितनी भी सारी प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम मेनली जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। सेकंड हमारा रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, पहला हमारा न्यूट्रिशन है, दूसरा हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी कि फूड को किस तरह से यूटिलाइज कर उससे हमको एनर्जी ऑब्टेन करना है, ये हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे आगे। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह से होता है, जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर, ब्लड, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सर्कुलेशन इसके अंदर हम हाइट के अंदर पढ़ने वाले। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी सारे वेस्ट से उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, इसके अंदर हम एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि न्यूट्रिशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी किस तरह से अपन फूड को इनटेक कर रहे हैं। फूड को इनटेक करेंगे क्यों? क्योंकि भैया हमको उससे क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी रहेगी तभी हमारा शरीर ठीक ठाक तरीके से वर्क कर पाएगा। इसलिए आप किस तरीके से, किस मोड में न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। जैसे कि हमें न्यूट्रिशन के तौर पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स, विटामिन। लेकिन इन सब में से गाइस, इन सब में से कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो आपके मिनरल्स और विटामिन है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम एनर्जी इन विटामिन और मिनरल्स से भी ले सकते हैं। एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलता है, वहीं विटामिन और मिनरल्स हमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अब आइए हम देखते हैं किस तरह से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब कि सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब फूड सिंथेसाइज। समझिएगा, ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब फूड सिंथेसाइज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सेल्फ सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, यानी कि एन ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो आते हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, बीजी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से क्या लेते हैं, आपका H2O यानी कि आपका वाटर, और एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इन दोनों का, देखिए अभी दोनों इनऑर्गेनिक है, इन इनऑर्गेनिक का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। इसलिए हम ग्रीन प्लांट्स को, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स,
इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं। अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ये अपने लिए ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब, हेट्रो मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर, फॉर ट्रॉपिक मीन्स फॉर सिंथेसाइजिंग फूड, यानी कि फूड किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, जैसे कि डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खुद से सेल्फ अपने लिए फूड को प्रिपेयर नहीं करते, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल, और वी कैन से दैट फॉर देयर फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट है, काय के लिए, अपने भोजन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जैसे कि फंगी और यीस्ट, इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं, फंगी और यीस्ट। फंगी और यीस्ट ये हमेशा क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं। जो फंगस है, पहले से कोई सी चीज डेड है, डिके हो गई है, सड़ गई है, उस पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि किस पर डिपेंडेंट है, डेड डिकेइंग मैटर पर। मैं लिख देता हूं, द डिपेंडेंट ऑन डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि जो किसी को मारते नहीं है, लेकिन उससे अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं, अपने लिए न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, इसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका कस्क्यूटा एंड प्लाज्मोडियम, ये न्यूट्रिशन लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए किसी से उसको मारेंगे नहीं, बल्कि ये उस पर रहेंगे और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे। जैसे कि इसमें आपका आता है एक अमरबेल। अमरबेल अगर, यानी कस्क्यूटा को अगर हम किसी भी एक कोई से प्लांट पे अगर उसको हम नॉर्मली रख देते हैं, तो वो वहीं पर अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर अपना ग्रो कैसे करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो उस प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स खींचना स्टार्ट कर देता है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देता है, इसलिए वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में कौन कौन आते हैं, आपके मेन, डॉग एंड आपका नॉर्मली अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को पहले खाते हैं, यानी कि इंटेक करते हैं, और फिर उस फूड को इंटेक करने के बाद, उस फूड को डाइजेशन के बाद एनर्जी निकालते हैं, यानी कि उसका डाइजेशन होने के बाद उससे आपको अपने को एनर्जी मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को खाने के बाद फिर उस फूड से एनर्जी को डिराइव करते हैं, यानी कि उस फूड से एनर्जी को लेते हैं, उन सबको हम होलोजोइक के अंदर पढ़ते हैं। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। The process by which green plants synthesize nutrients from carbon dioxide, समझना, the process by which green plants, कौन से plants, green plants synthesize nutrients, green plants क्या कर रहे हैं, अपना फूड को synthesize कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए nutrients को synthesize कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं, from carbon dioxide and water, from carbon dioxide and water, यानी कि CO2 एंड आपका H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, और क्या चाहिए हमें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपने न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगा ये सब काम, तो सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की मदद से जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर जिससे वो अपना ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। सिंपल है यार, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा है। तो फिर से सुनिएगा, डेफिनेशन हम अपने हिसाब से कोई सी भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन चीज है हमें उसमें क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड डालना है, वाटर डालना है, सनलाइट डालना है एंड क्लोरोफिल डालना है।
तो अपनी ऑन लैंग्वेज में अगर आप डेफिनेशन क्रिएट करोगे तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज गुड फॉर यू. सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उसको, और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सिंपल है. अब देखिए सारी प्रोसेस होती किस तरह से, उसको हम एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं. क्या क्या चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो कि CO2 कहां से लेगा प्लांट? एटमॉस्फेयर से. H2O यानी कि आपका वाटर. H2O वाटर कहां से लेगा? सॉइल से. और क्या नीड है? सनलाइट, सन से मिलेगी. नेक्स्ट हमारा क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में सब में होता है. ये ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. ठीक है, प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट, इसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं. तो ये प्लांट्स के अंदर होता है. अब इन सब का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब का यूज करके प्लांट अपने लिए एक ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है. वो क्या है आपका? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6. और जब ये ग्लूकोज बनता है तो इसमें से ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसका वेस्ट होता है. किसका वेस्ट है? ये प्लांट का वेस्ट है. तो इस वेस्ट को हम एज ऑक्सीजन, यानी कि एज रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और हम जो एक्सहेल करते हैं वो हमारा CO2 है. और वो CO2 किसके लिए यूजफुल है? प्लांट्स के लिए यूजफुल है. वो उसको अपना यूज करेगा. देखिए किस तरह से नेचर ने अपने आप को बैलेंस कर रखा है ना. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बना? ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकल गया. तो सेम प्रोसेस, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस. है देखिए ना, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस में अपना फूड प्रिपेयर हो जाता है ग्रीन प्लांट्स का. C6H12O6 क्या बना आपका? ग्लूकोज. एंड वेस्ट के तौर पे, यानी कि उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकला? ऑक्सीजन बना. अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये किस किस स्टेप में होती है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट के अंदर अगर हो रही है तो किस तरह से हो रही है, उसको हम इसमें समझते हैं. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सबसे पहले प्लांट के अंदर क्या होगा? जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है उस लाइट एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा. क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. तो सबसे पहली प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की क्या है? कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की मदद से. सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब ये जो लाइट एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी में. ठीक है. तो दूसरा काम क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब जब ये लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहां पे ध्यान देना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? उनको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है. किसमें? हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग, यानी कि दोनों को ब्रेक डाउन कर देंगे. H2O को ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा. तो दूसरा काम क्या है? देखिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? केमिकल एनर्जी में. फिर उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी जो वाटर है उसको अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, जिसमें से हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेप है हमारा. और थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. यानी कि रिडक्शन क्या हुआ? रिडक्शन में क्या पढ़ा है हमने? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का, हमारी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है. बात समझे? यहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना है. ध्यान से सुनना, रिडक्शन में क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है और ऑक्सीजन को बाहर निकालना है. देखिए ना, यहाँ पे वही तो हुआ है कि हाइड्रोजन यहाँ पर आके इसमें ग्लूकोज में ऐड हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल गया है, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है. तो यहाँ पे एडिशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का. तो रिडक्शन में हम वही तो पढ़ते हैं कि रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब CO2 को भी क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा भैया आपका। तो कार्बोहाइड्रेट क्या आपका ग्लूकोज है, यानी कि C6H12O6। इतनी बात हम समझे। नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हम समझ गए होंगे आसानी से, फिर से सुन लीजिए एक बार। यानी कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट अपने खुद से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो अपने लिए खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको अपन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है मेनली, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। और मेनली किस में होता है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है ना। किन किन स्टेप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा। सेकंड, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। और यही केमिकल एनर्जी फिर क्या करेगी, जो वाटर के मोलिक्यूल्स है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग स्प्लिट कर देगा। फिर तीसरा रिडक्शन होगा टू CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिससे उसका ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगला है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट फॉर देयर फूड, यानी कि जो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसको हम बोलेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। किस प्रकार से हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है, उसको हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो फूड खाते हैं यानी कि भोजन खाते हैं, उस फूड से हमें कुछ एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या फूड खाते ही हमें एनर्जी मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद उसमें से हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये 4-5 चीजें आवश्यक रूप से जरूरत लगती है। तो सबसे पहले डाइजेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किनका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। लेकिन ये हम डायरेक्टली तरीके से इनका यूज करके हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण सीधे तरीके से नहीं होता है। उसके लिए इनका सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। और उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स कौन से हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी कहते हैं। इस स्टार्च का सिंप्लीफाई किस में होता है, ग्लूकोज में। अगला, प्रोटीन को सिंप्लीफाई यानी कि सिंप्लीफिकेशन एमिनो एसिड में होगा। फैट का सिंप्लीफाई किस में होगा, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार एलिमेंट्री कैनाल पर नजर मारते हैं। यह हमारा माउथ है, इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। इस माउथ के अंदर हमारे टीथ, दांत पाए जाते हैं, टंग यानी कि जुबान पाई जाती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि आपकी लार ग्रंथियां भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इस सलाइवरी ग्लैंड्स के नीचे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये हमारा एक विंड पाइप है, जहां से हम श्वसन क्रिया का कार्य यहां से किया जाता है। और ये है ओसोफेगस। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, मतलब कि हमारा जो फूड है वो इसी पाइप के थ्रू हमारे पेट तक पहुंचता है। ये हमारा स्टमक है। स्टमक के साइड में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीवर है। लीवर का यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपको, ये आपका गॉल ब्लैडर है। साइड में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, पेनक्रियाज। देन ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर की तरफ है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो बाहर की तरफ है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, अपेंडिक्स। छोटे छोटे से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इनको हम विलस कहते हैं। और यही विलस से हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद इन्हीं ब्लड वेसल्स से हमारी हर एक सेल तक पहुंचाए जाते हैं। इतनी बात हम समझ गए होंगे। आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले माउथ। माउथ में हमारे टीथ होते हैं, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स है। अभी मैंने कुछ देर आपको पहले बताया, माउथ में टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में दांत होते हैं, जुबान होती है। दांत
भोजन को पीसने का काम करते हैं, यानी कि बारीक बारीक टुकड़ों में पीसेस में करने का काम हमारा कौन करते हैं, तो हमारे टीथ करते हैं। टंग का काम है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, किस प्रकार का टेस्ट है, स्वाद को पहचानने का काम टंग के द्वारा होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सलाइवा यानी कि लार को स्त्रावित करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब देखिए मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी किस प्रकार से हमारे मुंह में हम खाने को चबाते हैं, उसका फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीस में उसको तोड़ते हैं। इन द इनर लाइनिंग सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी कि हमारे जो माउथ की इनर लाइनिंग है, उस इनर लाइनिंग में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो क्या सीक्रेट करते हैं, तो इट सीक्रेट सलाइवा। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है डेफिनेटली वो क्या सीक्रेट करेंगे, सलाइवा यानी कि लार को स्त्रावित करते हैं। और इसी सलाइवा में, इसी लार में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ध्यान से देखिएगा रेड कलर से इसलिए लिखा है ताकि ये चीज अपने को याद रहे। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में। सलाइवा कहां से निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड्स से। तो ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सबसे पहला एंजाइम जो क्या काम करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को, जो फूड के अंदर जो हमने फूड खाया है, खाना खाया है, उस खाने के में से जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई करेगा, किस में करेगा, ग्लूकोज में। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला एंजाइम, मैंने आपको बताया था कि इनका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से पहला एंजाइम हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई किस में कर देगा, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम सबसे पहले किसने किया, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने। इतनी बात हम समझ गए होंगे। मतलब कि हम अगर ऐसा सोच रहे हैं अभी तक कि डायरेक्टली हमारा फूड जब स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, तभी जाके उसका पाचन क्रिया स्टार्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे माउथ से ही यानी कि मुंह से ही पाचन की क्रिया संपन्न होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि शुरू हो जाती है। तो इतनी जानकारी हम समझ गए होंगे। अगला है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे देखते चलिएगा, ये फूड पाइप है हमारा, और इसी फूड पाइप को हम इसोफेगस भी कहते हैं। अब देखिए जब हम खाना चबा लेते हैं, चबाने के बाद यहां से होते हुए वो चाहे तो हमारे श्वास के पाइप यानी कि विंड पाइप, जहां हम सांस लेते हैं उसमें भी चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि देखिए एक विंड पाइप है और आपका एक इसोफेगस पाइप यानी कि फूड पाइप है, जो भोजन को निगलने का काम करता है। अब इसको, जैसे कि ये दो पाइप हैं, अब इन दोनों पाइप में एक आपका विंड पाइप है और दूसरा आपका फूड पाइप है। इस विंड पाइप में जैसे हमारा फूड आता है, तो फूड आते ही तुरंत एक, जैसे इधर से फूड आ रहा है आपका, तो फूड आते ही इस तरफ से आपका एक फूड इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लग जाता है। ये हमारा विंड पाइप है, ये हमारा विंड पाइप है। इस विंड पाइप के ऊपर जैसे इधर से फूड आया माउथ में से, मुंह से, और ये पाइप आके इस पाइप के ऊपर ऐसे ये एपिग्लोटिस रखा जाता है। जैसे ये बंद हो जाएगा तो फूड आसानी से फिसलता हुआ हमारा जो दूसरा पाइप है, जिसको हम फूड पाइप एसोफेगस कह रहे हैं, उसमें आसानी से ये चला जाता है। अब इस एसोफेगस में फूड हमारा जैसे ही पहुंचता है तो कुछ स्पेशल टाइप के इसमें मूवमेंट्स होते हैं। मतलब कि फूड हमारा डायरेक्टली पेट में जाके गिरता नहीं है कि यहाँ से खा लिया सीधा हो जाके पेट में जाके गिर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है कि फूड पासेस टू द स्टोमक थ्रू द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि हमारे शरीर में जो फूड पास होता है वो किसकी वजह से होता है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किस प्रकार से होता है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये देखिए फूड के पाइप से होते हुए ये गुजर रहा है, फिर धीरे से जाके स्टोमक में गिरता है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने स्टोमक के बारे में देखा कि किस तरह से हमारा जो फूड है वो इस एसोफेगस से, ये फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक तक पहुंचता है। अब जैसे हमारा फूड स्टोमक में पहुंचता है, देखिए इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक हैविंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारी ये स्टोमक की पेट की जो इनर लाइनिंग होती है, इस इनर लाइनिंग में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। यानी कि इस गैस्ट्रिक जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टोमक की, इस इनर लाइनिंग, स्टोमक की इनर लाइनिंग से कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं। जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो कि स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 जूसेस रिलीज किए जाते हैं।
यानी कि सीक्रेट किए जाते हैं। वो कौन कौन से जूसेस हैं? सबसे पहला है HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही हमारा फूड स्टमक के पास पहुंचता है वैसे ही ये HCl फूड को एसिडिक बना देता है, यानी कि उसको बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। फिर HCl का काम खत्म होता है। जैसे ही HCl ने फूड को एसिडिक किया, सेकेंड काम है पेप्सिन एंजाइम का। यह पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन, अब जो भी हमारे फूड के अंदर प्रोटीन आई है, कार्बोहाइड्रेट पहले ही हमारे माउथ में उसका डाइजेशन हो चुका है। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो हमारी सलाइवा में पाया जाता है वो पहले ही माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। सेकंड हमारा क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? देखो यहाँ पे पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन क्या करता है? हमारे जो भी फूड का है अगर उसमें प्रोटीन है तो उस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? एमिनो एसिड में। दूसरा एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो पेप्सिन कर रहा है। अब देखिए HCl का pH क्या होता है? 1 होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अगर हम स्किन पर उसको रख दे तो जल सकता है, पूरा जला देगा। तो उसको जलने से, जैसे कि हमारे पेट में पाया जाता है वो, लेकिन फिर भी हमारा पेट जल क्यों नहीं रहा है? हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसके अंदर भैया क्या पाया जाता है? म्यूकस भी पाया जाता है। तो म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्श एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि म्यूकस ही होता है कि जो HCl का बहुत ही खतरनाक जो एक्शन होता है, उस खतरनाक एक्शन से बचाने के लिए हमारा ये म्यूकस कहां पर पाया जाता है? इस स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर भी पाया जाता है। अगर ये म्यूकस नहीं होता तो HCl हमारे स्टमक को हार्म कर सकता था, यानी कि नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहा है। उसका कारण क्या है? म्यूकस है। तो ये तीन जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो हमारे स्टमक से रिलीज किए जाते हैं, वो पहला है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अगला हम देखते हैं, जैसे ही हमारा ये स्टमक है, साइड में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं लीवर। लीवर भी 2 जूसेस सीक्रेट करता है। लीवर भी कितने जूस सीक्रेट करता है? 2 जूसेस। पहला है आपका बाइल जूस और दूसरा है आपका बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस क्या काम करता है? मैक्स फूड एल्कलाइन। अब देखिए जैसे ही यहाँ स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएगा, स्टोमक में तो भैया म्यूकस था, तो म्यूकस ने यहाँ पर तो HCl से हमारी रक्षा कर ली थी, बचा लिया था, नुकसान नहीं होने दिया किसको? स्टमक को। लेकिन यही फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यह तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म कर सकता है। लेकिन हार्म क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लीवर का काम है कि भैया यहाँ तक तो तुझको बचा लिया है, किसने? म्यूकस ने, लेकिन आगे मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है, तो कि तू आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो जैसे ही ये स्टमक से धीरे धीरे यहाँ से निकलता है फूड, यहाँ पे लीवर है और इस लीवर से बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है, जो क्या करता है? फूड को एल्कलाइन कर देता है, यानी कि अब उसका पीएच जो है वो 7 से ऊपर चला जाता है, एल्कलाइन पीएच, यानी कि 7 से 8 के बीच में। तो HCl से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, एसिडिक था, लेकिन अब बाइल जूस जैसे उसके अंदर मिक्स हुआ, फूड आपका एल्कलाइन हो गया। अब जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो बाइल जूस का काम क्या है? फूड को एल्कलाइन बनाना। लीवर से दूसरा जो जूस रिलीज होता है वो है आपका बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यानी कि तीसरा जो फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? तो आपका बाइल सॉल्ट। अब देखिए जो बाइल सॉल्ट है, ये बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो बड़े बड़े फैट के पीसेस है, उन बड़े बड़े फैट के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का काम आपका बाइल सॉल्ट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा लीवर से जो 2 जूसेस सीक्रेट किए जाते हैं उसमें से आपका पहला बाइल जूस है और दूसरा बाइल सॉल्ट है। बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाता है और बाइल जो सॉल्ट है आपका वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस में, फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। अगला है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए पेनक्रियास भी यहीं पास में ही है। तो पेनक्रियास से भी 2 जूसेस रिलीज किए जाते हैं। एक तो कौन कौन सा है? देखो आपका एक तो ट्रिप्सिन है और एक आपका लाइपेस। ट्रिप्सिन पेप्सिन का ही भाई है। देखो
पेप्सिन का ही भाई ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। पेप्सिन भी क्या काम करता है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यानी कि कुछ बची कुची जो प्रोटीन है, अगर वो स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अगर जा रही है, तो बीच में पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भैया कि एक काम करो, इतना प्रोटीन को हम व्यर्थ नहीं कर सकते, तो एक काम करो भैया, ट्रिप्सिन आप जाओ और इसके अंदर जो प्रोटीन बची हुई है उसको आप एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करो। तो भैया पेनक्रियाज से जो जूस रिलीज हो रहा है आपका ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यानी कि यहाँ पे जो ट्रिप्सिन इस पेनक्रियाज से रिलीज हुआ है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, यहाँ पे जो पेनक्रियाज से दूसरा जूस रिलीज हो रहा है वो कौन सा आपका, लाइपेज है। तो लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देखिए सबसे पहले माउथ में सलाइवरी एमाइलेज था, उसने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। दूसरा, पेप्सिन स्टोमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उससे निकला, पेप्सिन ने प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया। अब पेनक्रियास है, पेनक्रियास ने में जो लाइपेज एंजाइम है, इस लाइपेज एंजाइम ने फैट मॉलिक्यूल्स थे, देखो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने का काम बाइल सोल्ट ने कर दिया था। भैया इतने बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल से अकेला बेचारा लाइपेज इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने छोटे छोटे पीस में कर दिए। अब लाइपेज के पास वो फैट के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स आप पहुंचे। अब इन्हीं फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स को ये लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। पहला कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में सलाइवरी एमाइलेज ने किया। दूसरा, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ने किया। तीसरा, फैट को फैटी एसिड्स में किसने काम किया भैया, लाइपेज ने। यानी कि फैट को जो फैट मॉलिक्यूल्स थे उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में लाइपेज ने किया। अब ये तीनों का डाइजेशन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी भी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर वहां पे आगे क्या होता है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलस। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलस बोलते हैं। ब्लड वेसल्स कनेक्टेड फ्रॉम द विलस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचे, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो विलस होते हैं, इन विलस से हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है। एंड दीज ब्लड वेसल्स कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ईच सेल। अब यही जो ब्लड वेसल्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाने वाली है। अब न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंचेंगे तो सेल के अंदर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगला है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वेस्ट पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट बचा कुचा जो वेस्ट होता है वो हमारी बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। दिस वेस्ट कंटेन्स टू मच लिक्विड वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय विलस। जिस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन के पास में भी आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो बड़ी आंत में बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड वाटर होता है, उस लिक्विड वाटर को एब्जॉर्ब इन्हीं विलस के द्वारा कर लिया जाता है। एंड सॉलिड वेस्ट इजेक्टेड फ्रॉम द एनस। और जो बचा हुआ सॉलिड वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, उसको एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स मैंने यहाँ बताया आपको, तो ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसी काम का नहीं है। अपेंडिक्स भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है और वो सेलुलोज के डाइजेशन में काम आता है। तो अपेंडिक्स अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या रिलीज करता है, क्या सिक्रेशन करता है, तो ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है जो हमारा अगर सेलुलोज होता है, सेलुलोज का डाइजेशन भी वो करवा सकता है। तो जब किसी की बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, अगर डॉक्टर ऑपरेट करता है तो ऑपरेट करने के दौरान अपेंडिक्स को भी वो उसमें से रिमूव कर देता है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है आगे कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके, इसलिए अपेंडिक्स को भी उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। तो बात समझ गए होगी, फिर से देख लीजिए।
स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम विलस कहते हैं, और यही विलस हमारे ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होते हैं। क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचे हैं, ये विलस ब्लड वेसल्स इनसे कनेक्ट होते हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल के पास पहुंचा दिए जाते हैं और सेल उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। बचा हुआ वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा मात्रा में इस वेस्ट में लिक्विड वाटर होता है और इस लिक्विड वाटर को भी यहाँ पे विलस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है। मैंने आपको वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स के बारे में बताया। अब देखिए, ये जो पूरा हमारा माउथ से लेके एनस तक का जो लंबाई है, लेंथ है, उसका लगभग लेंथ 9 मीटर होता है, यानी कि 9 मीटर के लगभग होता है। वहीं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6 से 7 मीटर यानी कि 18 से 20 फीट या 21 फीट के अराउंड पाया जाता है। छोटी हाथ की जो लंबाई है 20 से 21 फीट के अराउंड होती है। और वहीं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर 4 से 5 फीट के अराउंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल का पूरा जो लेंथ होता है वो 9 मीटर का होता है, यानी कि लगभग अपन समझ सकते हैं 27 से 28 फीट का लगभग होता है। अब देखिए, जो डाइजेशन हमने पढ़ा, उस डाइजेशन के बाद 5 स्टेप्स है उसका, या 5 प्रोसेस है उसकी, जिसमें हम न्यूट्रिशन को समझते हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब कि टेकिंग ऑफ फूड, फूड को टेक करना यानी कि इनटेक करना, इंजेशन कहलाता है। इंजेशन यानी कि टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि इनटेक ऑफ फूड भी कह सकते हैं। तो इंजेशन के अंदर क्या है? इनटेक ऑफ फूड, जो हमने फूड को इनटेक किया है। सेकेंड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंस, यानी कि दूसरा डाइजेशन है। डाइजेशन में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का। किसमें? छोटे छोटे सोल्यूबल फूड सब्सटेंस में, यानी कि इनटू स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंस। तो सेकंड क्या है हमारा? डाइजेशन है। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंस हमने ब्रेक डाउन किए हैं, तोड़े हैं, उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। तो जो फूड हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल्स। अब जो डाइजेस्ट फूड हो गया है डाइजेशन के थ्रू, उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। तो उस डाइजेस्टेड फूड से क्या करना है? क्या करेगा? नेक्स्ट प्रोसेस में क्या रहेगा? डाइजेस्टेड फूड जो है उससे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो गए। और एब्जॉर्ब होने के बाद हर एक बॉडी सेल तक वो पहुंचेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? तो एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उससे क्या लेना है आपको? एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया उससे क्या मिलेगा अपने को? एनर्जी मिलने वाला है फ्रॉम न्यू प्रोटोप्लाज्म, यानी कि एक नए प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है ना? तो फोर्थ प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उससे अपने को क्या लेना है? एनर्जी मिलेगा। ठीक है ना? यानी कि एनर्जी मिलने वाली है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। फिफ्थ है हमारा इजेशन। देखिए, इजेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो अब फूड अनडाइजेस्टेड है, जिसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं, टोटली तरीके से न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए गए? एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बच रहा है उसको क्या करना है अपने को? इजेशन करना है, यानी कि उसको बाहर निकालना है। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम बोलते हैं इजेशन। देखो, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, 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 इनटेक ऑफ फूड, इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इंजेशन एंड इजेशन, तो 5 स्टेप होती है हमारी पूरी न्यूट्रिशन में: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यानी कि मानव हृदय किस तरह से हमारे शरीर के अंदर काम करता है उसको हम इसमें समझने वाले हैं। साथ ही हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट, यानी कि एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर हम नॉर्मली एक सामान्य व्यक्ति के हार्ट यानी कि हृदय का अगर वजन देखें तो पुरुष में अलग होता है और स्त्रियों में अलग होता है, यानी महिलाओं में अलग होता है। मेल्स में अगर हम बात करें 280 से 340 ग्राम के लगभग एवरेज वेट उसका माना जाता है मेल्स में। फीमेल्स के केस में 230 से 280 ग्राम का ये वजन का होता है। हमारे शरीर में जो हार्ट है एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। किस तरह से हमारे शरीर में हार्ट
काम करता है उसको हम यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम। अब इसको इस तरह से ना समझिएगा, जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो अपने आप को हम इस तरह से एज्यूम कर दें, यह हमारा राइट है, यह हमारा लेफ्ट है। इसी तरह से हमारे हार्ट का यहाँ पे हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। इस तरह से अपने को अपने आप को इसमें एज्यूम करना है। आइए इसको हम समझते हैं। ये हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर होता है। सबसे पहले ये हमारा पहला चेंबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले चेंबर राइट एट्रियम, इसको हम राइट ऑरिकल भी कह सकते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर होते हैं। बीच में जो ये लेयर आपको नजर आ रही है, दोनों चेंबर को डिवाइड करने वाली लेयर है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? इस लेयर को सेपरेट, यानी कि अलग अलग चेंबर्स को सेपरेट करने वाली लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम। इसके बाद ये हमारे ट्राइकप्सिड वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मिट्रल वाल्व, यानी कि इनको बाइकप्सिड वाल्व भी हम कहते हैं। हमारी जो अशुद्ध रक्त को लेकर हमारे शरीर में आती है उसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और एक और जो अशुद्ध रहने की इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर लेकर आ रही है, उस वेन को हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। ये शुद्ध रक्त को ले जाने वाली, यानी कि प्योर ब्लड को वापस से शरीर में ले जाने वाली जो आर्टरी है उसको हम एरोटा कहते हैं। 2 एक्सेप्शन यहाँ पर है। देखिए हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, उस इम्प्योर ब्लड को हमेशा हमारी वीन्स कैरी करती है। हमेशा हमारी वीन्स कैरी कर कर हमारे हार्ट तक लेकर आती है, और प्योर ब्लड को हमेशा हमारी आर्टरीज पूरे शरीर के अंदर लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है वो यहाँ पे देखिए। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड होता है उसको हमेशा आर्टरीज कैरी करती हैं और इम्प्योर ब्लड को हमेशा वेन्स कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जब हार्ट में ब्लड हमारा एंटर होता है, ये इम्प्योर है, लेकिन इस इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जा रहा है? यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि यहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि अशुद्ध रक्त है, इसको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है। सेकंड, जब हमारा ब्लड लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेके आता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होकर आता है, तब वह पल्मोनरी वीन के माध्यम से आता है। दूसरा एक्सेप्शन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वीन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, वो अशुद्ध रक्त को लंग्स के पास लेकर जा रही है, और यहाँ पर पल्मोनरी वीन है जो शुद्ध रक्त को वापस से लेकर आ रही है। आइए इस किस तरह से हमारे शरीर के जो हृदय है, इसकी हृदय के अंदर किस तरह से पूरा जो ब्लड है शुद्ध अशुद्ध किस तरह से शरीर के अंदर फैलता है उसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए जैसे ही शरीर के अंदर से जो अशुद्ध रक्त होता है, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ हमारे शरीर के अंदर अगर अशुद्ध रक्त लेकर आ रहा है तो उसको हम इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से इस राइट एट्रियम में आएगा। अगर नीचे से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से एज्यूम कीजिए, नीचे से आ रहा है तो इन्फीरियर वेना केवा। ऊपर से यानी कि इस तरह से ऊपर से जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका ब्लड अशुद्ध है, इम्प्योर है, वो ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से आएगा, यानी कि ऊपर से एंटर हो जाएगा। कहां पर एंटर होगा? राइट एट्रियम में। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड कौन से चेंबर में आता है? राइट एट्रियम में। ये वाला कौन सा ब्लड है? अशुद्ध है। क्या है इसमें? CO2 वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो इस तरह से इसमें जो वाल्व लगे होते हैं, अब देखिए जैसे ही यहाँ से जो CO2 वाला ब्लड इस चेंबर में आसानी से आ जाता है, इस चेंबर में आसानी से आने के बाद ये जो वाल्व लगे हैं, अब यहाँ पर आसानी से अशुद्ध रक्त आ गया है। अब देखिए इसका इस चेंबर का और इस चेंबर का वर्क किस तरह से होता है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड आता है इस राइट एट्रियम में, इस तरह से खुला हुआ है, ये अभी बंद है। समझ में आ रहा है बात आपको? यहाँ से ये चेंबर खुला हुआ है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त आसानी से आ जाएगा, इजीली यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला चेंबर अभी बंद है। अब यहां से जैसे ही ये इधर आएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला खुल जाएगा, मतलब कि ब्लड अब आपका राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। ठीक है, ये बंद होगा, ये खुलेगा, ये बंद होगा, ये खुल जाएगा। इस तरह से इसका सिंक्रोनाइज मैनर में ये काम करता है।
अब जैसे ये खुला था, आसानी से ब्लड आ जाएगा, ये बंद है, ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाल्व लगे हैं इसमें, जिसको ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं, अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल जैसे ही इस ब्लड को, इंप्योर ब्लड है, इस इंप्योर ब्लड को जैसे ही उधर भेजेगा यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये जो वाल्व लगे हैं इस तरह से वाल्व लगे हैं, जैसे इधर से प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल जैसे ही इस ब्लड को लंग्स के पास भेजने के लिए प्रेशर मारेगा, तो ये जो दो वाल्व लगे जिनको हम ट्राइकप्सिड वाल्व कह रहे हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसे बंद हो जाएगी, ताकि ये ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल का इस राइट एट्रियम में नहीं जाए। जैसे ही पंप करेगा ये ब्लड, जो आपके वाल्व लगे हैं ये वाल्व इस तरह से बंद हो जाएंगे, इस तरह से वाल्व लगे हैं, ये वाल्व इस तरह से बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये जो ब्लड इधर से पंप किया है वो किधर जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी में। इतनी बात हम समझ गए। अब पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड जाएगा, कहां जाएगा, तो इसको आप यहां पे समझ लीजिए। हार्ट, देखिए हर एक सेल के पास हमारा ब्लड पहुंचता है, वहां पे ऑक्सीजन का यूज होने के बाद, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से सेल के पास से लिया जाता है और वापस से हार्ट में लाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में आ गया है। अब हार्ट में आने के बाद यहां से ये CO2 वाला ब्लड वापस किसको भेजा जाता है, लंग्स को। CO2 वाला ब्लड लंग्स के पास पहुंच गया है। अब लंग्स से वापस से वो कहा जाएगा, CO2 है तो हम उसको रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। अब हमने जो इनहेल के दौरान ऑक्सीजन लिया है, वही ब्लड जब यहाँ लंग्स से इधर निकलता है तो यहां से ऑक्सीजन लेकर निकलता है। इस ऑक्सीजन को लेने के बाद अब सबसे पहले वो हार्ट में आएगा। अब हार्ट को आप वहां पे समझिए कि हार्ट में कहां से आ रहा है, देखिए तो सबसे पहले प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेकर, यानी कि इन लंग्स से लेके सबसे पहले ऑक्सीजन हार्ट में कौन से चेंबर में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन के साथ में जो ब्लड आ रहा है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो सबसे पहले किस चेंबर में आता है, तो सबसे पहले किस चेंबर में आता है, आपका लेफ्ट एट्रियम में यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कौन से चेंबर में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखिए यहां से वापस से वाल्व बने, अब यहाँ पे वापस से ये सब खुल जाएगा, ये बंद है, अभी आसानी से इसमें ब्लड आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, इसमें आसानी से ब्लड आपका आ जाएगा। फिर वापस जिस तरह से इधर वाले इसमें पंप किया था, उसी प्रकार से इधर वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करता है, बहुत तेजी से प्रेशर से पंप करता है इसको, ठीक है। तो ये जो इधर देखिए, इधर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये वाल जो होती है बहुत ही मोटी होती है। इस वाल को हम जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस हार्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम मसल कहते हैं। और ये जो लाइनिंग्स मैंने बनाई है इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होती है, इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो धक 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 नहीं करता है, वो लब डब क्या करता है, लब डब, यानी कौन सा साउंड निकालता है, लब डब, धक धक नहीं करता है, क्या करता है, लब डब। तो हमारा जो हार्ट का जो साइंटिफिकली अगर अपन साउंड की बात करें तो वो होता है लब डब, ना कि धक धक। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो ये कार्डियक मसल्स इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली मूवमेंट करवाती है। साथ ही अब जिस तरह से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन कैरी करके लाया है, इसको प्रेशर से, बहुत तेजी से प्रेशर से यहाँ पे इसको भेजा जाता है, कहां पे भेजा जाता है, आपका एरोटा में। बस अब यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के माध्यम से कहा जा रहा है, पूरे शरीर के अंदर वापस से हर एक सेल के पास इसको पहुंचा दिया जाता है। देखिए दो एक्सेप्शन बताए थे, आर्टरी है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर CO2 वाला ब्लड हार्ट में से इम्प्योर ब्लड जो है, अशुद्ध रक्त जो है, उसको कौन कैरी कर रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी। ये अपवाद है यहाँ पे। उधर से देखिए जब शुद्ध रक्त ऑक्सीजन लेके आ जाता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वीन में आता है। अब वीन मैंने आपको बताया है कि वीन क्या है, जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक और अपवाद है, यानी कि दो अपवाद है यहाँ पे, एक तो पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा पल्मोनरी वीन। ये पल्मोनरी वीन ऑक्सीजन लेकर आती है यहाँ पे, कौन से चेंबर में, लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह से हमारे पूरे शरीर के अंदर CO2 पहले राइट एट्रियम में आता है, देन आसानी से ये वाल्व खुल जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में आते हैं। फिर जब ये प्रेशर मारता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, और ये जो प्रेशर मारता है
इस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोल प्रेशर, यानी कि आसानी से प्रेशर आसानी से रिसीव कर लेता है, इसलिए उसको डायस्टोल प्रेशर कहते हैं, जो कि 80 mm प्रति मरकरी होता है। अब आसानी से ये ब्लड इधर पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स के पास, इसको वापस से भेजा जाता है, फिर वहां से वो लंग्स से वापस से ऑक्सीजन लेकर पल्मोनरी वीन के द्वारा वापस से, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, हर एक सेल के पास से CO2 लेके, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, हार्ट के पास पहुंच रहा है, हार्ट वापस से इस इम्प्योर ब्लड को कहां भेज देता है, लंग्स के पास, क्योंकि इस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर निकालना है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि भैया तू जा, ठीक है ना, जाओ यहाँ, आपका काम नहीं है। अब ऑक्सीजन ऊपर से आ गया है कि किसके दौरान आया, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लिया, फेफड़ों के पास चले गए, फेफड़ों में मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले जो पार्ट बनाया है, उस पार्ट में मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के दौरान एल्वेलाइज से हमारे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। अब यही ब्लड वेसल्स यहाँ पे ऑक्सीजन को चेंज कर लेती है, CO2 को बाहर निकाल देगी और ऑक्सीजन को यहाँ पे लेने के बाद लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां पर आ रहा है, आपका हार्ट में, किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन, यहां से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इंटर होता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वापस से उसको बहुत तेजी से प्रेशर मारता है, और यहां से जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, ये वाला जो प्रेशर है, ये बहुत तेज प्रेशर होता है, आप इसको बोल सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, कितना होता है, 120 mm प्रति Hg, यानी कि mm मर्क्यूरी। इतनी बात हम समझ गए। एक डायसिस्टोल प्रेशर होता है 80 mm प्रति Hg, और एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। डायसिस्टोल ये वाला है, आसानी से ब्लड को आसानी से आने देता है, ठीक है ना, और 120 mm प्रति Hg, यानी कि ये बहुत तेजी से पूरे शरीर के अंदर भेजता है, ठीक है, तो ये 120 होता है और ये 80 होता है। अब ब्लड को प्रेशर को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ब्लड को मेजर करने वाली डिवाइस, जो अपने यहाँ पे पट्टा लगाते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर, और उसमें भी हार्ट बीट को बहुत अच्छे से, यानी कि ब्लड के फ्लो को मेजर करने के लिए कान में लगाते हैं स्टेथोस्कोप, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो उसके यहाँ पे कान में रखने के बाद ब्लड के फ्लो को चेक किया जाता है, भैया कितनी तेजी से ब्लड का फ्लो जा रहा है। अब देखिए, ये तो हमारा एक हार्ट का डायग्राम हुआ कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो हमारा हृदय है, इस हृदय के अंदर किस तरह से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त होने के बाद किस तरह से वापस से शरीर के अंदर भेजा जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। किस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है, देखिए, हर एक सेल के पास से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर कर सेल ने ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहा दिया आपके हार्ट के पास, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त है, हार्ट के पास आ गया, हार्ट इसका क्या करेगा, भैया वापस से लंग्स के पास भेजो, हमारा इस पर कोई यूज नहीं करना है इसको हमको, तो वापस से हार्ट इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स क्या करेगा, किसी काम का है क्या, नहीं है, तो भैया लंग्स बाहर निकलो, चलो जाओ जाओ, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को प्यार से बुलाएगा, भैया आ जाओ, ठीक है ना, ऑक्सीजन को बुला लिया, बुलाने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स में है, लंग्स से फिर वही ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर वापस से हार्ट के पास, फिर हार्ट से वापस से सभी जगह पे हर एक सेल के पास इसको भेज दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। देखिए, पहला सर्कल तो हार्ट से लंग्स के बीच में हो गया हमारा, हार्ट से एक सर्कुलेशन कहां पे हो गया, हार्ट से लंग्स के बीच में, और दूसरा सर्कुलेशन सेल से हार्ट के बीच में, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है ह्यूमंस में, तो कुछ इसी प्रकार का ये डबल सर्कुलेशन होता है। इतनी जानकारी हम समझ गए होंगे। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो भी आर्टरीज हैं और वीन्स है, आर्टरीज हमेशा शुद्ध रक्त कैरी करता है, यानी कि प्योर ब्लड कैरी कर लाता है, और जो वीन्स होती है, वीन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। अब जो आर्टरीज होती है, ये आर्टरीज हमारी बहुत ही स्किन के बहुत नीचे होती है, डीप सीटेड होती है। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी का प्रेशर है, अगर जरा सा जैसे हमें कट जाता है, और कटने के दौरान यदि हमारी अगर आर्टरीज हमारे शरीर के ऊपर रहेगी, अगर नीचे नहीं रहेगी, तो बहुत सारा ब्लड हमारा फ्लो हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड निकल सकता है, व्यक्ति की मौत हो सकती है। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से इसमें प्रेशर होता है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत 120 mm प्रति Hg का होता है, इसलिए ये डीप सेटेड होती है और मोटी होती है, इनकी जो वॉल्स होती है बहुत थिक होती है। और वहीं जो वीन्स होती है, जो हम हाथों के ऊपर आसानी से हम जो देख पाते हैं, ये हमारी वीन्स होती है, इनमें इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि इनमें इम्प्योर ब्लड भी आसानी से फ्लो करता है।
क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा प्रेशर नहीं है, 80 mm प्रति एचजी का है। इसलिए जो वीन्स होती है हमारी सुपरफिशियल है, यानी कि ऊपर की तरफ ही रहती है, और वहीं जो आर्टरीज है वो आर्टरीज डीप सीटेड होती है, क्योंकि उनमें प्रेशर बहुत तेज होता है। अगर कट जाए, चोट लग जाए तो पूरा ब्लड आसानी से बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन का जो हार्ट है किस तरह से काम करता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज और वेन्स किस तरह से काम करती है उसके बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले हम आर्टरीज से शुरू करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में धमनी और शिरा किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में समझते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब है जो ऑक्सीजन को लेके सारे शरीर में जाएगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, डिजोल्व है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर का जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके जा रहा है। इतनी बात समझे? स्टार्ट करते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी कि आर्टरीज का काम क्या होता है? जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है? आर्टरीज का। यहां पर एक अपवाद है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हमने हार्ट वाले सेक्शन में देखा है कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए कि आर्टरीज का काम क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी कि हमारे पूरे हार्ट से लेके तो पूरे बॉडी के अंदर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वीन्स की बात करें तो वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, यानी कि ये क्या करती है? पूरे बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, जो कि कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पूरे बॉडी पार्ट से हर एक सेल के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर कर हमारे हार्ट के पास पहुंचाती है। किसका काम है? वीन्स का। तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वीन, यहाँ पे भी एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। यहाँ पे पल्मोनरी वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। इतनी बात हम समझे। अब देखिए आर्टरीज का सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, यानी कि आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्टरीज क्या करती है? सभी जगहों में खून को बांट देती है। वेन्स ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेन्स, यानी कि जो वेन्स होती हैं वो सभी जगह से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके आ रही है, इसलिए उसको अपन कलेक्टिंग वेन्स भी कहते हैं। और आर्टरीज थिक एंड इलास्टिक, यानी कि जो आर्टरीज होती है वो थोड़ी मोटी होती है, चौड़ी होती है और इलास्टिक भी होती है, लचीली टाइप की भी होती है, ठीक है। वेन्स थिन होती है, यानी कि पतली होती है, एंड लेस इलास्टिक, कम लचीली होती है। आर्टरीज की बात करें तो डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन। डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन, यानी कि डीप सीटेड मतलब कि थोड़ी अंदर की, हमारी बॉडी के अंदर अंदर होती है, डीप सीटेड होती है, गहराई में होती है थोड़ी। फार फ्रॉम द स्किन यानी कि हमारी स्किन से थोड़ी दूर होती है। डीप सीटेड क्यों है? क्योंकि हमने देखा है हार्ट वाले सेक्शन में किस तरह से जो हमारा हार्ट है, राइट वेंट्रिकल किस तरह से प्रेशर मार रहा है, जो कि 120 Hg पर mm का होता है। तो उस प्रेशर को हमारी जो वीन से वो उसको झेल नहीं पाएगी, इसलिए आर्टरीज डीप सीटेड होती है और इनमें बहुत तेजी से प्रेशर जाता है, इसीलिए ये क्या है? ठीक है, यानी कि चौड़ी भी है और इलास्टिसिटी भी इनकी ज्यादा है, इसलिए आर्टरीज हमारी जो होती है वो डीप सीटेड होती है। वही अगर हम बात करें वेन्स की तो सुपरफिशियल नियर टू द स्किन, यानी कि हमारी स्किन के बहुत पास होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो वेन्स होती है वो हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है। जो हमारे हैंड में ऊपर जो देख पा रहे हैं ये सारी हमारी वेन्स है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होता है। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारी जो किडनी होती है वो किडनी मेनली एक्सक्रीशन का कार्य करने के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आइए इसको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, देखिए एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन अ मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हम शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यह एक्सक्रीशन कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स हुआ यानी कि फेफड़े, किडनी जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं, और हमारी स्किन, यानी कि इनके माध्यम से भी हम एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। आइए किस तरह से वो एक्सक्रीशन का कार्य किया जाता है उसको हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले हम स्किन यानी कि हमारा जो चमड़ी होता है उससे भी हम एक्सक्रीशन करते हैं। क्या एक्सक्रीशन होता होगा चमड़ी से, देखिए स्किन से, तो स्वेट यानी कि जो पसीना हम बाहर निकालते हैं, हमारी बॉडी जो पसीना बाहर निकाल रही है वो किसकी मदद से निकाल रही है, स्किन के माध्यम से, ठीक है। दूसरा सीबम क्या होता है, यह एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। जब भी हम मॉर्निंग में सुबह से जब उठते हैं तो उठने के दौरान जब हम हमारे फेस पर अगर इस तरह से कुछ स्क्रैच करके देखें तो एक ऑयली से सब्सटेंस हमको हमारी स्किन के ऊपर नजर आता है, तो वो ऑयली सा जो सब्सटेंस होता है उसी को हम सीबम कहते हैं। तो उस सीबम को भी एक्सक्रीट करने में, एलिमिनेट करने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका स्किन ही काम कर रहा है। थर्ड, सॉल्ट, यानी कि जो हमें पसीना आता है उस पसीने के साथ में हमारी बॉडी स्किन के माध्यम से, यानी कि चमड़ी के माध्यम, त्वचा के माध्यम से सॉल्ट की मात्रा को भी एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि एलिमिनेट किया जाता है। अगर हम उसको चख के देखें तो उसमें से खारा खारा सा नमक जैसा लगता है। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो नमक है, सॉल्ट, उसको भी किसके द्वारा बाहर किया जा रहा है, स्किन के द्वारा। अगला है हमारा लंग्स, यानी कि हम लंग्स वाले सेक्शन में हमने आपको बताया है कि लंग्स के द्वारा CO2 किस तरह से बाहर निकाली जाती है। दूसरा, वाटर वेपर, यानी कि जब ठंड का सीजन रहता है उस ठंड के सीजन में जो हम भाप निकालते हैं, हमारे मुंह से जो भाप निकलती है वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलती है, तो वो किसकी मदद से निकलता है, हमारे लंग्स की मदद से उसको हम निकालते हैं। तीसरा, लंग्स जो उसमें हेल्प करता है वो आपका बलगम। जब हमें कुछ खकार सा आता है तो खकार जो हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, तो खकार जो बनती है उस खकार को हम, जैसे हम बुढ़ापे में जो बुढ़ापे वाले जो लोग होते हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, अगर उनको हम देखें तो वो अंदर से खकार को निकालते हैं, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, बलगम। तो उस बलगम को भी एक्सक्रीट, एलिमिनेट करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका लंग्स होता है। अगला है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ काइल, किस फॉर्म में उसको निकालते हैं, काइल, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, वो भी एक एलिमिनेट यानी कि एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, आपका बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। एक आपका लीवर है, लीवर भी एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेट करने का काम करता है। तो यह लीवर क्या करता है, जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, हमारा लीवर, यानी कि यह भी एक एलिमिनेट करने का यानी कि एक्सक्रीशन का काम करता है। यूरिया में कन्वर्ट अमोनिया को आपका लीवर करता है। अमोनिया बहुत ही ज्यादा स्मेल करता है, दुर्गंध करता है, और हमारे शरीर के लिए अमोनिया नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते, इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अब देखिए, लीवर अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। लेकिन अगर ये यूरिया को हमने यूरिन के थ्रू अगर जल्दी से जल्दी बाहर नहीं किया तो यह यूरिया वापस से 2 से 3 घंटे में वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में, ठीक है। तो यूरिन को टाइम टू टाइम अपने को एक्सक्रीट करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। तो लीवर का क्या काम है, यहाँ पे एक्सक्रीट करने का क्या काम है, क्या काम करता है लीवर, तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। मेन हमारा जो गुर्दा होता है यानी किडनी होता है, ये किडनी क्या काम करता है, किडनी जो है वो एक्सक्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो यूरिया हमारे शरीर के अंदर बना है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जिसको हम यूरिन के माध्यम से बाहर निकालेंगे, और विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा।
जो यूरेथ्रा होता है उसकी मदद से हम इस यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो किडनी हमारा मेन रोल प्ले करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले कर रहा है एक्सक्रीशन में, तो वो है हमारा किडनी। जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मिक्स हुआ है उसको छान कर और प्योर ब्लड को सेपरेट कर कर उसको बाहर निकालने का काम, उसमें से जो यूरिया है उसको अलग से किया है। अलग से करने, यूरिया अमोनिया को अलग से करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल को किडनी के माध्यम से सेपरेट कर लिया जाता है और फिर उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में जो बन जाता है उसको हम यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। अब किस तरह से हमारी किडनी का स्ट्रक्चर होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर इस राइट साइड में हम देखेंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है और लेफ्ट साइड में हमारा इंटरनल व्यू है। हमने आपको हार्ट वाले चैप्टर में या सेक्शन में बताया था कि हम जब भी ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो अपने आप को हम इस तरह से एज्यूम करते हैं, ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ। तो इसमें भी हमारा जो किडनी है ये हमारा राइट किडनी है, ये हमारा लेफ्ट किडनी है। देखिए सबसे पहले इसमें हम जो रेड वाली जो आर्टरी दिखाई दे रही है इसको हम रेनाल आर्टरी कहते हैं, ब्लू वाली रेनाल वीन, बीच वाले पार्ट को हम इस बीच वाले पार्ट को हम मेडुला कहते हैं, हॉलो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैप्सूल कहते हैं, बीच में जो आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है इसको पपीला कहते हैं। एंड अगर हम इंटरनल व्यू की बात करें तो इंटरनल व्यू में कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स, जो बारीक बारीक सी इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स उनको हम कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स कहेंगे। सेकेंड, जो बारीक बारीक से और जो बड़ी बड़ी सी ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं इसको हम इंटरलोब्यूलर ब्लड वेसल्स कहेंगे। नेक्स्ट, जब यूरिन का पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो ब्लड में आए हुए जो वेस्ट नहीं है, बॉडी के लिए यूजफुल है, उन सारे को यहां से एब्जॉर्ब करके वापस से इस रेनाल आर्टरी के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। जो भी वेस्ट बनता है वो वेस्ट सारा आपका इस यूरेटर यानी कि ये जो दो ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, इन दो ट्यूब्स के द्वारा, यूरेटर के द्वारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में वो वेस्ट यानी कि जो यूरिन है वो कलेक्ट होता रहता है। इसको हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम यूरिनरी ब्लेडर कहेंगे। ये दो ट्यूब्स दिखाई दे रही है इसको हम यूरेटर कहते हैं। ये जो कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है, ये यूरिन का कलेक्शन जिस तरह से हो जाएगा उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। अब मेनली जो अमोनिया है वो अमोनिया कहाँ पाया जाता है, अगर पूरी किडनी की बात करें हम तो अमोनिया आपका सबसे ज्यादा जो रेनाल हिलियम, इस वाले पार्ट को रेनाल हिलियम कहते हैं हम, इस रेनाल इलियम में सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाएगा, अमोनिया इसी जगह पे पाया जाएगा। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब देखिए किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है वो किडनी के मेन काम क्या होते हैं। देखिए किडनी जो है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि मेन उत्सर्जन अंग है। किडनी का काम क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो हमारा किडनी है। लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, तो हमारा लंग्स। यहाँ पे इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है हमें कि अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहां पर होता है, तो किडनी में होता है। फिल्टर करने का काम कौन करता है, आपका किडनी करता है। वही साथ में प्यूरिफिकेशन यानी कि जो ब्लड है उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो हमारा लंग्स करता है। अगला जो काम किडनी का है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और ये पीएच को भी कंट्रोल करता है। बात करें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर तो नंबर ऑफ किडनी कितना होता है, 2 होता है, और उसका वेट होता है 140 ग्राम। किडनी का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। जो किडनी का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। किडनी के अंदर किडनी के जो यूनिट है उस के अंदर जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, किडनी के जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। एटलीस्ट एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि यूनिट की बात करें तो यूनिट को किस तरह से हम बोलेंगे, जैसे एक घर बनाया तो घर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें लगाई है, उसमें हमने सीमेंट लगाया है, ठीक है ना, रेत लगाई है, ईंटें लगाई है। तो घर को बनाने में मेन यूनिट कौन रही है, आपकी ईंटें। उसी तरह से किडनी के अंदर जो किडनी में जो मेन यूनिट है, किडनी का जो यूनिट है वो क्या है, आपका नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है अभी हम आगे इसको समझने वाले हैं। तो एक किडनी में यानी कि किडनी का जो यूनिट होता है वो है आपका नेफ्रॉन, और एक किडनी में 1.2 मिलियन के लगभग आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन किडनी का है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स।
जो बीच का हिस्सा होता है किडनी का, देखिए जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पार्ट है इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। और जो एंट्री होता है किडनी के अंदर, जो एंट्री गेट होता है यानी कि ये वाला गेट, इस वाले गेट को हम रेनाल हिलम कहते हैं। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा अगर अमोनिया मिलेगा तो अपने को रेनाल हिलम में मिलता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम अमोनिया अपने को रेनाल हिलियम वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जानकारी समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टडी ऑफ किडनी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और इसका जो डॉक्टर होता है, किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं। ये हमारा इफेरेंट आर्टियल ट्यूब्यूल है और इसको हम एफेरेंट आर्टियल ट्यूब्यूल कहते हैं। एक हमारा बोमेंस कैप्सूल है और एक हमारा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो ब्लड में होते हैं वो हमारे लिए इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी क्या कर लेता है ये ग्लोमेरुलस, उनको फिल्टर कर लेता है, छान लेता है कि भैया इधर आते जाओ, चलो आपका कोई काम नहीं ब्लड के अंदर, इनको सबको फिल्टर कर लेगा। लेकिन बाद में आपका जो बोमेंस कैप्सूल है वो देखता है कि ग्लोमेरुलस ने जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में रहने चाहिए उनको भी क्या कर लिया, इसने फिल्टर कर लिया है, क्योंकि इसको नहीं पता है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सबको फिल्टर कर लेता है। लेकिन बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स जो फिल्टर किए गए हैं उनमें से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वापस क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करने के बाद, यानी कि ये जो हम ट्यूब देख रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इस ट्यूब से ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल इनको रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा और वापस से जो हमारा प्योर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर वापस से इनको मिक्स कर दिया जाएगा। साथ ही बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, तो जो सेपरेट यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, यानी कि जो डायलिसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा यूरिया को भी क्या करता है बोमेंस कैप्सूल सेपरेटली कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहां से इस बोमेंस, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब है, ये सीलिया है। सीलिया क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको आगे की तरफ इस तरह से भेजता जाता है, तो ये सीलिया होते हैं। इस वाले पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्वुलेट ट्यूबुल कहते हैं। इसको हम, ये यू शेप का जो दिख रहा है इसको हेनरीज लूप कहते हैं। और ये डिस्टी, जैसे यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूबुल है उस तरह से आपका डिस्टल कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूबुल होता है। और ये होता है आपका कलेक्टिंग मेन डक्ट, यानी कि मेन कलेक्टिंग डक्ट। अब जहाँ पे जो आपका पूरा यूरिन जो है यूरिया वाला जो लिक्विड मटेरियल है वो यहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट होता है। ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। इस तरह के हमारी बॉडी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए इफेरेंट ट्यूब्यूल के माध्यम से इसमें इम्प्योर ब्लड आता है, सारा कलेक्ट होता है, छनता है, पार्टिकल्स छन जाते हैं। जो आपका ग्लोमेरुलस है वो सबको क्या कर लेगा, छान लेगा। छानने के बाद उन पार्टिकल्स को, इधर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है इस वजह से वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलस में उन पार्टिकल्स को भेज देगा। ग्लोमेरुलस देखेगा कि इसने तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कर लिया है, फिल्टर कर लिया है, तो वापस से ग्लोमेरुलस उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्प्शन करके वापस से हमारा जो एफरेंट ट्यूब्यूल है इसमें मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे जो प्योर ब्लड है आपका। इस तरह से हमारे नेफ्रॉन बॉडी के अंदर जो हमारी किडनी है उसमें काम करते हैं। ये हमारा एक सिंगल नेफ्रॉन है और इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो इस मेन कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट होता रहता है। अगला है जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या काम करेगा, देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का फॉर्मेशन भी करता है ये। और साथ में फॉर्मूला अगर हम यूरिया की बात करें तो NH2CO, NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। जानकारी समझ में आई हो तो अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारी यूरिन के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यूरिन के कंपोनेंट्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले 95% यूरिन में पानी पाया जाता है, यानी कि वाटर पाया जाता है। 2% इसमें क्या होता है, यूरिया होता है। अगर हम यूरिन के पीएच की बात करें तो यूरिन का पीएच 4.8 होता है, क्योंकि यह क्या है, एसिडिक है, इसलिए उसका पीएच 4.8 होता है। कलर, अगर यूरिन का कलर अगर येलो है, येलो कलर किसके कारण होता है, यूरोक्रोन के कारण। यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोन के कारण। इसमें यूरिन में जो स्मेल आती है वो स्मेल किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। अब हम देखते हैं कि डिसीजेज ऑफ किडनी, यानी किडनी की जो बीमारियां होती है। सबसे पहले स्टोन, हम सभी जानते हैं स्टोन को हम पथरी कहते हैं। या पथरी जो स्टोन बनता है वो वो स्टोन क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बनता है। स्टोन कैल्शियम
ऑक्सिलेट का बनता है। दूसरा है गट यानी गठिया। गठिया क्या है, जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीजेस साइनोवियल लिक्विड, यानी कि जो घुटने वाली जो जगह होती है ये आवाज करने लग जाती है उठने बैठने पर। तो ये किस वजह से होता है, डिक्रीजेस साइनोवियल लिक्विड, यानी कि साइनोवियल लिक्विड जो घुटनों में पाया जाता है वो घट जाता है और उस जगह पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से जो गट डिसीज होती है। इतनी बात हम समझ गए। अगला है किडनी डैमेज। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो इंसान की मौत हो सकती है। वैसे इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनी अगर खराब हो जाती है तो दोनों किडनियां खराब होने पर अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है और उसकी किडनी को अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उसके डेथ के तुरंत बाद यानी कि 48 आवर्स 48 घंटे में अगर वो किडनी एक स्वस्थ पर्सन के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाए तो वह किडनी भी अच्छे से काम कर सकती है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। यानी किडनी डैमेज ट्रांसप्लांट बिफोर 48 आवर्स आफ्टर डेथ, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद 48 घंटे के अंदर अगर किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है तो भी किडनी अच्छे से वर्क कर सकती है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। मेन एक्सक्रीटरी मैटर यानी कि जो मेन एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं वो किस तरह से किसके द्वारा त्याग किए जाते हैं। सबसे पहले प्लांट और ट्रीज यानी कि पेड़ पौधों की बात करें तो वो गम के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। दूसरा है हमारा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब कि यूरियो और टेलिक मतलब कि उसको त्यागना, एक्सक्रीट करना। तो यूरियोटेलिक के अंदर कौन से चीजें आती है जो क्या त्यागते हैं, तो क्या एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिया को। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे यूरियोटेलिक होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि यूरियोटेलिक ह्यूमंस यानी कि ह्यूमंस यूरिया को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया था, अमोनिया किस में चेंज होता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस यूरियोटेलिक के अंदर आते हैं। जो यूरियोटेलिक का मतलब यूरिया और टेलिक का मतलब कि उसको त्यागना। किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। कौन कौन आता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अगला है आपका यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब कि डायरेक्टली किस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर रहा है यानी कि त्याग रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। जिसमें कौन कौन आते हैं आपके, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बर्ड्स पक्षी और रेप्टाइल्स मतलब जो भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कि आपका लिजार्ड, छिपकली हुआ, स्नेक, ये सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। अगला है एमोनोटेलिक। एमोनो मतलब कि जो डायरेक्ट अमोनिया के फॉर्म में किसी भी चीज को एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसको हम एमोनोटेलिक कहते हैं। और एमोनोटेलिक के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल इसके क्या है आपके, फिश और इंसेक्ट, यानी कि मछली और कीड़े डायरेक्टली किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो अमोनिया के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं एमोनोटेलिक। एक है आपका ग्वानोटेलिक, यानी कि जो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो ग्वानिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एग्जांपल आता है, स्पाइडर यानी कि आपका मकड़ी। इतनी बात हम समझ गए होंगे। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता है, उसी तरह से हमारी जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है। तो वो किस रूप में होता है, सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वो उनका क्या है, एक वेस्ट है। दूसरा विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब क्या, कि जो सूखी पत्तियां होती है, ड्राई लीव्स होती है, वो एक समय बाद झड़ना स्टार्ट हो जाती है यानी गिरना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो वो भी क्या है, प्लांट का एक वेस्ट है। अगला गम्स। गम्स यानी कि जो भी गोंद वगैरह होता है जो हम प्लांट के ट्रंक पे देखते हैं, उसमें से जो गम्स वगैरह निकल रहा है वो प्लांट का क्या है, एक वेस्ट है। अगला है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो लीव्स वगैरह है, जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उसमें से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा उस वाटर के अंदर जो वेस्ट है, वाटर के अंदर जो वेस्ट है, उस वाटर में से वो वेस्ट को जो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो जो बाहर निकल रहा है उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट बोलेंगे। इतनी बात हम समझ गए। ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं कि जो पौधे के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पौधे की पत्तियां हुई, उन पत्तियों के जो सरफेस पर से जो वाटर इवोपरेट, भाप के रूप में बनकर जो उड़ेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।